लर्नर्स, मैं श्रद्धा चुबे। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल कॉमर्स ज्ञान में। आज के इस वीडियो से हम बीकॉम कोर्स के कंपनी लॉ सब्जेक्ट की सीरीज शुरू कर रहे हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कंपनीज एक्ट 2013 का और कंपनी की मीनिंग को समझेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कंपनीज एक्ट का। तो लर्नर्स, कंपनीज एक्ट 2013 ये अधिनियम किसके लिए है? जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये कंपनी के लिए है। कंपनी के लिए ये अधिनियम है। भारत में जो भी कंपनियां स्थापित होती हैं उसके लिए ये उसके लिए जो कानून या नियम होते हैं वो किस में होते हैं? कंपनीज एक्ट 2013 में। यानी कि इट इज एन एक्ट रिलेटेड टू कंपनीज। और कहाँ की कंपनीज? इंडिया की, इन इंडिया। यानी कि भारत में जो कंपनियां हैं, भारत की जो कंपनियां हैं उनके लिए नियम और कानून जिस अधिनियम में है और जो अधिनियम कंपनियों पे लागू है वर्तमान में, वह है क्या? कंपनी अधिनियम 2013। दूसरी चीज इसमें जो है, दूसरी चीज हम इसमें है, इट एक्सटेंड्स होल ऑफ इंडिया। यानी कि ये संपूर्ण भारत में, पूरे भारत में, यानी भारत में जितने भी स्टेट्स हैं इंक्लूडिंग JNK, जम्मू कश्मीर को मिलाते हुए, इन सभी में ये एक्ट एप्लीकेबल होता है। यानी कि ये पूरे देश में एप्लीकेबल एक्ट है, अधिनियम है। फिर चलते हैं नेक्स्ट। ये जो कंपनीज एक्ट 2013 है, आप देख रहे हैं यहाँ पे 2013, यानी कि ये अभी बहुत ज्यादा समय नहीं बीता इस अधिनियम को बने हुए। तो अगर बहुत ज्यादा दिन नहीं बीता इस अधिनियम को बने हुए, तो उसके पहले कोई कंपनी एक्ट क्या था? जी हाँ, बिल्कुल था। और उसी को रिप्लेस करके कंपनीज एक्ट 2013 आया। तो वो कौन सा एक्ट था? इट रिप्लेस कंपनीज एक्ट 1956। जब कंपनीज एक्ट 2013 अभी नया बना है, ये वर्तमान में लागू है। इसके पहले भारत में कंपनियों पर कौन सा अधिनियम लागू था? तो वो था आपका कंपनीज एक्ट 1956। कंपनीज एक्ट 1956। अच्छा, अब इसी के साथ ये दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि आखिर क्यों नया एक्ट आया? क्या जरूरत थी? जब एक कानून, एक अधिनियम पहले से ही था कंपनियों के लिए, तो क्या जरूरत थी कंपनीज एक्ट 1956 को हटा के कंपनीज एक्ट 2013 लाने का? तो लर्नर्स, बदलती परिस्थितियों के साथ, बदलती आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के साथ कंपनियों के नियम कानून में भी बदलाव की आवश्यकता महसूस हुई। तो इसलिए कंपनीज एक्ट 1956 को हटाकर नया कंपनी अधिनियम द कंपनीज एक्ट 2013 लाया गया, जो कि बदलती आर्थिक, खासतौर पे बदलती आर्थिक परिदृश्य को नजर में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए लाया गया, जिससे कि नए कानून, जिसमें कि कुछ नए कानूनों को जोड़ा गया और ये हमारे समक्ष ये कंपनीज एक्ट 2013 आया, जिसके नियम कानून वर्तमान में कंपनियों पर लागू होते हैं। यानी कि टू कॉप अप with the changing environment।
यानी कि आप देख सकते हैं 1956 में कुछ अलग परिस्थितियां रही होंगी, जैसा कि 1956 के बाद ही हमारा इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज होता है, हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाते हैं, यू टर्न होता है इकोनॉमिक पॉलिसीज में। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस आए, तो जिसको ध्यान में रखते हुए क्या हुआ, तो कंपनीज एक्ट 2013 लाया गया। कंपनीज एक्ट 2013। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि आपका सबसे पहले वर्तमान में कंपनियों पर लागू होने वाला जो अधिनियम है उसका नाम ध्यान रखिएगा, द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी अधिनियम 2013। क्या क्या इसकी कुछ बेसिक बातें हैं इसकी, तो फिर क्या है, इट इज एन एक्ट रिलेटेड टू कंपनीज, यानी कि ये कंपनियों से संबंधित अधिनियम है, कंपनी के संबंधित कानून या नियम बनाता है, इसमें उल्लिखित है। इट एक्सटेंड्स होल ऑफ इंडिया, यानी कि ये संपूर्ण भारत में लागू है। तीसरी चीज, इट रिप्लेसेस कंपनीज एक्ट 1956 एंड व्हाई इट रिप्लेस्ड, बिकॉज टू कॉप अप विद द चेंजिंग एनवायरमेंट, यानी कि हमारी आर्थिक परिस्थितियां 1956 के मुकाबले अब काफी बदल गई, इसलिए वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कंपनीज एक्ट 2013 बनाया गया। तो नेक्स्ट हम चलते हैं ये जानने की तरफ कि कंपनी किसे कहते हैं। कंपनी को कंपनीज एक्ट 2013 ने डिफाइन किया है। कंपनी का मतलब कंपनीज एक्ट 2013 ने बताया है कि किसी कंपनी कह सकते हैं। तो क्या बताया है ये देखते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में कंपनी को डिफाइन करते हुए लिखा गया है, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, यानी कि कंपनी ऐसी कोई कंपनी है जो कंपनीज एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो, चाहे वो ये कंपनीज एक्ट यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 हो या इसके पहले जो भी कंपनी एक्ट थे वो हो, यानी कि ऐसा कोई भी संगठन जो अपनी आप को रजिस्टर्ड कराता है कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत या इसके पहले जो कंपनीज एक्ट लागू थे उनके अंतर्गत। तो कंपनीज एक्ट ने इतना कहा है। तो यहाँ से एक चीज क्लियर होती है कि कंपनी उसे ही कह सकते हैं जो किसी ना किसी कंपनीज एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो या इनकॉर्पोरेटेड हो। इससे एक बात क्लियर होती है। और भी अगर हम कुछ जानना चाहें कंपनी के बारे में तो हमें किसी और डेफिनेशन की तरफ जाना होगा जिसमें कंपनी की और अन्य विशेषताएं भी हों। जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत तरह के फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के प्रारूप, जैसे कि एकाकी व्यापार, साझेदारी व्यापार, कंपनी, ये 3 तरह के मुख्य संगठन के प्रारूप होते हैं। यानी कि अगर आप अपना व्यवसाय करना चाहते हैं तो आप अकेले भी कर सकते हैं एकाकी व्यापारी के रूप में, कुछ साझेदारों के साथ साझेदारी व्यापार के रूप में भी कर सकते हैं और कंपनी के रूप में भी कर सकते हैं। तो ये भी एक संगठन का प्रारूप है, कंपनी भी संगठन का प्रारूप है। तो इस संगठन के प्रारूप में किस तरह की विशेषताएं होती हैं ये देखते हैं, या किस तरह की विशेषताओं को रखने वाला संगठन कंपनी कहलाता है ये देखते हैं अगले डेफिनेशन में। अगला हमारा डेफिनेशन है, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, इट हैज सेपरेट एंटिटी एंड लिमिटेड लायबिलिटी with a perpetual succession and may have its common seal, the capital of which is divided into transferable shares। ये जो डेफिनेशन है एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है जिसमें ज्यादातर कैरेक्टरिस्टिक्स कंपनी की बताई गई हैं। जैसे कि पॉइंट आउट करते चलते हैं एक एक चीजों को। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, इट हैज सेपरेट एंटिटी, limited liability, perpetual succession, common seal, shares, transferable shares। ठीक है।
एक एक पॉइंट को समझते चलते हैं। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनी हमारे आपकी तरह एक पर्सन है, लेकिन क्या वो नेचुरल पर्सन है? जी नहीं, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल है ना, यानी कि क्रिएटेड है। कि किसने क्रिएट किया है? तो लॉ ने। कंपनीज एक्ट के अंतर्गत जो संगठन रजिस्टर्ड हो जाता है, कंपनीज एक्ट कहता है कि ये भी एक अलग से एक पर्सन के रूप में है, लेकिन वो नेचुरल पर्सन नहीं होता है। वो क्या होता है? आर्टिफिशियल पर्सन होता है, कृत्रिम व्यक्ति होता है। कंपनी क्या होता है? कृत्रिम व्यक्ति होता है, जिसको क्रिएट किसने किया है? क्रिएटेड बाय लॉ, अधिनियम, कानून द्वारा ये निर्मित होता है। कंपनीज एक्ट में कोई संगठन रजिस्टर्ड हो गया तो वो एक पर्सन के रूप में हो जाएगा, लेकिन वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इट हैज सेपरेट एंटिटी। ऑब्वियसली हर एक पर्सन अपने आप में एक अलग इकाई है, हम और आप अलग हैं। ठीक है, तो सेपरेट कंपनी भी इसी तरह से एक अलग पर्सनैलिटी है, इसलिए इसकी क्या है? सेपरेट एंटिटी है। तो किससे सेपरेट है ये कंपनी? कंपनी खुद अपने सदस्यों से सेपरेटेड है, यानी कि कंपनी के जो लोग कंपनी को स्थापित करते हैं या चलाते हैं, जो ये उसका प्रबंधन देखते हैं, मैनेजमेंट देखते हैं, उनसे भी कंपनी अलग है, पृथक अस्तित्व है कंपनी का। ठीक, नेक्स्ट, लिमिटेड लायबिलिटी। इसके मेंबर्स की, कंपनी के कुछ लोग होंगे ना जो कंपनी को चलाते होंगे या कंपनी में पूंजी लगाते होंगे। ठीक है, तो कंपनी के उन लोगों को जनरली सदस्य, कंपनी का सदस्य कहा जाता है। इसको और अच्छे से हम आगे के वीडियोस में देखेंगे कि सदस्य किसे कहते हैं कंपनी का। खैर, तो कंपनी के सदस्यों का दायित्व जो होता है, लाइबिलिटी, वो लिमिटेड होती है। उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड नहीं होती है। कंपनी के मामलों से संबंधित उनकी लाइबिलिटी जो होती है, दायित्व, वो लिमिटेड होता है। नेक्स्ट, विद अ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन हिंदी में कहते हैं शाश्वत उत्तराधिकार। शाश्वत उत्तराधिकार। कंपनी एक पर्सन के रूप में कंपनीज एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो गई, वो एक अलग पर्सनैलिटी है। जिस मेंबर ने उसे स्थापित किया था या जो मेंबर्स उसे चलाते हैं या उसने पूंजी लगाए हैं, अगर वो ना रहे, वो कंपनी से अलग हो जाए या उनकी डेथ हो जाए या वो कंपनी में काम करने के लिए कैपेबल ना हो, तो ऐसे में क्या कंपनी भी बंद हो जाएगी? जी नहीं, कंपनी चलती रहेगी। कंपनी के अगर किसी मेंबर को कुछ हो जाता है तो कंपनी पे, उस कंपनी के अस्तित्व पे उसकी आंच नहीं आती है, यानी कि वो कंपनी के अस्तित्व को प्रभावित नहीं करते। तो इसलिए कहते हैं कि कंपनी का जो दायित्व, कंपनी का जो परपेचुअल सक्सेशन होता है, यानी कि शाश्वत उत्तराधिकार। इसके बारे में एक लाइन है बहुत फेमस, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी गोज ऑन। कंपनी चलती रहती है, कोई सदस्य आएंगे, फिर वो चले जाएंगे, फिर दूसरे सदस्य आ जाएंगे। इस तरह से कंपनी बंद नहीं होती है, कंपनी का अस्तित्व प्रभावित नहीं होता। नेक्स्ट चलते हैं। इट मे हैव इट्स कॉमन सील। व्हाट इज कॉमन सील? कॉमन सील का क्या मतलब है? हिंदी में कहते हैं सार्वमुद्रा। जी हाँ, सार्वमुद्रा। सार्वमुद्रा का क्या मतलब है? यहाँ पे थोड़ा ये टिपिकल लैंग्वेज है, इसे हम कह सकते हैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में कंपनी का सिग्नेचर। ये कंपनी का सिग्नेचर होता है। हमने पहले ही देखा कि कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, इसलिए हर पर्सन का अपना एक सिग्नेचर होता है, तो कंपनी का भी एक सिग्नेचर होता है। यानी कि अब सिग्नेचर कंपनी अपने हाथों से तो करेगी नहीं, तो कोई ऐसा एक चिन्ह या कोई ऐसा प्रतीकात्मक चीजें बना दी जाती हैं जो कंपनी को के सार्वमुद्रा के रूप में काम करती हैं, कंपनी के सिग्नेचर के रूप में काम करती हैं। यानी कि कंपनी कोई भी लेन देन करती है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स पे ये सार्वमुद्रा लगी होनी जरूरी है। फिर नेक्स्ट, द कैपिटल ऑफ विच, कैपिटल पूंजी, इज डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स। कंपनी की जो पूंजी होती है वो अंश पूंजी होती है। अंश पूंजी का मतलब है कंपनी की पूंजी छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइडेड होती है, बटी हुई होती है, जिसे हम अंश कहते हैं। कंपनी के पूंजी का छोटा छोटा भाग ही अंश कहलाता है। अब इस तरह से कंपनी
कंपनी की पूंजी को अगर छोटे छोटे भाग में हम डिवाइड कर देते हैं तो एक छोटा इन्वेस्टर भी, जो कम पूंजी वाला व्यक्ति होगा, वो भी कंपनी में अपना पैसा लगा सकता है। तो ये एक फायदा होता है कंपनी के प्रारूप, संगठन के प्रारूप, कंपनी संगठन का प्रारूप अगर होगा तो ये एक फायदा होता है। तो अब इसको इनकलकेट करते हैं, एक साथ देखते हैं। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ It has separate entity and limited liability with a perpetual succession and may have its common seal, the capital of which is divided into transferable shares. यानी कि एक कंपनी है, वो अलग एक पर्सनैलिटी होती है, उसका सेपरेट यानी कि अपने मेंबर्स से अलग अस्तित्व होता है, अलग पहचान होती है, उसका अपना सिग्नेचर भी हो सकता है जिसे हम कॉमन सील कहते हैं। उसके मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड नहीं होती है। और फिर उसकी जो पूंजी होती है वो शेयर्स में डिवाइडेड होती है। और क्या चीजें हैं? हाँ, परपेचुअल सक्सेशन, यानी कि उसके मेंबर्स आएंगे या जाएंगे, इससे कंपनी के अस्तित्व पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरह से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को रखने वाला जो संगठन होता है, और जो साथ ही साथ कंपनीज एक्ट 2013 या उसके पहले के कंपनी लॉ के अंतर्गत जो रजिस्टर्ड हो या इनकॉर्पोरेटेड हो, उसे हम कंपनी कह सकते हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो से कंपनी के बारे में या कंपनी क्या होती है ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इन जो कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए या कुछ ना समझ में आया हो तो उसके बारे में अपना फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।